दोस्तों, शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए हम सबको ना योगा की ज़रूरत होती है और दिमाग को शांत करने के लिए 91.2 NIVH लदून पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे लक्ष्मी। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही ख़ास और यूनिक है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि दिव्यांगजन योगा नहीं कर सकते और वो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोगों की स्टीरियोटाइप सोच को बदलने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं कपिल सर, जो कि आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड टीचर हैं, और हमारे साथ जुड़ी हैं रेशु मैम, जो कि एक हियरिंग इम्पेयर हैं, लेकिन इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इनमें बहुत हौसला है और जज्बा भी है। इन्होंने 2 किलो वज़न जो है योगा करके कम किया है। तो आज हम सर और मैम से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में जब सर ने मैम को योगा सिखाया या मैम ने सीखा, तो क्या क्या चैलेंजेस आए। तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ आए। नमस्कार लक्ष्मी जी। तो सर, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है आप यहाँ पर आकर, आप हमें बताएं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का। मैंने अभी तक एक्चुअली कोई इंटरव्यू दिया नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कॉज, तो आई एम रेडी टू गिव माई इंटरव्यू जी। और मैम, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और आप हमें बताएं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर रेशु भी ये बता रही है कि मुझे भी, मेरा भी पहला अनुभव है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि किस तरह से इस तरह से इंटरव्यू होता है, लेकिन आज मैं यहाँ सीख पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि किस तरह से प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है। डेफ, जितनी सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन साथ में अलग दिव्यांगताएं, ब्लाइंडनेस है, वो सब भी योगा में किस तरह से इंक्लूड हो सकती हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके और एक्साइटेड भी हूँ। और आज मैं यहाँ पे आके देखूँगी कि किस तरह से YouTube के वीडियोस बनते हैं और कैसे हम और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और दिव्यांगजन को भी इस कॉज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि उनका भी विकास हो सके। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम। हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमारा उद्देश्य यही है लोगों को बताना कि योगा हर किसी के लिए है, हर कोई इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस ख़ास प्रोग्राम की। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जब मैम को आपने पहली बार सिखाया, जब मैम ने आपको अप्रोच किया, तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चैलेंजेस आए, आपने कैसे कम्युनिकेट किया मैम को? हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो मैं रेशु जी को पहली बार ही सिखा रहा हूँ, और वैसे जिस आरोग्य मंदिर में मैं अपॉइंटेड हूँ एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, वहाँ पर सब लोगों के साथ में एक और हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, सागर नाम है उनका। वो 18 या 20 साल के आसपास एक एडल्ट स्टूडेंट हैं। तो वहाँ मुझे दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि बाकी लोगों को मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और उनको देख कर सागर परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1-to-1 इंस्ट्रक्शन देनी पड़ रही है और रेशु जी जो हैं इज़ नॉट एबल टू हियर एंड लिसन, तो मुझे थोड़ा सा 2 दिन अपने आप को अकोमोडेट करने में लगा कि मैं किस तरह के साइंस, क्योंकि मुझे साइन लैंग्वेज आती नहीं है और मुझे ये मालूम नहीं था कि रेशु जी को साइन लैंग्वेज आती है। तो मेरा जो कम्युनिकेशन था, मेरा कम्युनिकेशन इनके बेटे के साथ था। तो मैं इनके बेटे को बोलता था शुरू में, और उनके बेटे थोड़ा बहुत इनको गाइड करके फिर हम लोग स्टार्ट हमने किया। लेकिन शुरू के 2-3 सेशंस के बाद क्योंकि एक रिदम बन जाती है, रिदम के बाद फिर रेशु जी ने ऑटोमेटिकली मेरे इशारे समझने शुरू कर दिए कि कब कौन सा आसन करना है। जैसे मैंने इशारों से बताया कि वृक्ष आसन करना है, तो मैंने इशारों से वृक्ष की तरह से साइन बनाया। और फिर मैंने बोला जैसे इनको ताड़ आसन करना है, तो मैंने हाथों से इशारा किया ताड़ आसन करने के लिए। तो धीरे धीरे वो उनको समझ में आ गया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सेट ऑफ आसन्स की एक सीक्वेंस बना लिया कि उस सीक्वेंस पर ही हम शुरू में इनको आसन्स कराएंगे, ताकि उनको याद रहे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है।
और जैसे ही हमारा वो सीक्वेंस परफेक्ट हुआ, उसके बाद तो मुझे मतलब हल्का सा बस पॉइंट ही करना था कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो स्टेप को पकड़ लेती हैं और अपना कंटिन्यू करती रहती हैं योगा अभ्यास। तो मतलब आपने पूरा सेटअप मैम के लिए एक यस, set कर एक दिया हाँ, एक इंक्लूसिवली मैंने रेशु जी के लिए अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो मतलब मेरे अपने इशारे हैं, मुझे नहीं पता वो इशारे ठीक है या नहीं है सबके लिए, लेकिन उनको कम्युनिकेट हो जाते हैं। जी। बिल्कुल सर, और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं मैम से ये जानना चाहूँगी कि मैम जब पहली बार आपने सर को अप्रोच किया योगा सीखने के लिए, तो क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि सर मना कर देंगे? क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमको मना कर देते हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जब मैंने बोर्ड देखा कि यहाँ पर योगा सिखाया जाता है, तो मुझे लगा कि क्या मुझे जाना चाहिए। बोर्ड देख के मुझे भी फील हुआ कि कहीं मुझे मना ना कर दे, लेकिन फिर जब मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे हाँ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके साथ में योगा की प्रैक्टिस करनी शुरू करी अपनी। जी बिल्कुल मैम, और आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग योगा सीखेंगे आपके जैसे, बहुत सारे लोग। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने मैम के लिए पूरा एक सेटअप रेडी किया, मैम को सिखाना है, तो जब आपके पास पहली बार मैम आई थी तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, कि आप कैसे सिखाओगे? मतलब एक होता है ना कि क्या मैं सिखा पाऊँगा, ऐसा कुछ आपके मन में डर आया कि कैसे होगा सब कुछ? नहीं, एक्चुअली डर तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं एक स्टूडेंट को वहाँ सिखा ही रहा था अपने सेंटर में। हाँ जी। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर थी कि जब आप आसन सिखाते हैं या कराते हैं आसन, तो उसमें रिदमिक मूवमेंट होता है आपके सांसों के साथ। हाँ जी। तो किस स्टेज पर सांस लेना है और किस स्टेज पर सांस छोड़ना है, ये मुझे शुरू के 2 दिन प्रॉब्लम हुई कि मैं इनको कैसे कम्युनिकेट करूं कि इस आसन में इस स्टेप पर आपने सांस लेना है और इस स्टेप पर आपने सांस छोड़ना है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तब हो रही थी जब मैं इनको प्राणायाम सिखा रहा था, क्योंकि प्राणायाम के टाइम पर एक्शन के साथ साथ में, क्योंकि आपका मुंह भी बंद है, आप ध्यान में बैठे हो और उस टाइम पे आपकी आंखें बंद हैं, आपको सांस लेना है और एक्शन भी करना है। जैसे उज्जाई प्राणायाम अगर हम कर रहे हैं तो उज्जाई में हमारा गला अंदर जाएगा और उसके बाद आपने सांस नाक से इनहेल करनी है और फिर उसको होल्ड करना है और उसके बाद फिर आपको बाईं नाक से उसको रिलीज़ करना है। तो मुझे थोड़ा सा शुरू में लग रहा था कि मैं इसको कैसे कम्युनिकेट करूँ कि गले को स्क्वीज़ करना है और सांस रोक करनी है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से एज ए चैलेंज लिया कि मैं इनको करा के ही मानूंगा कि किस तरह के साइंस बनाऊं कि ये इसको समझ जाए। तो शुरू में 2-3 स्टेप्स में मेरे को प्रॉब्लम लगी, लेकिन हाँ फिर मैंने देखा कि अच्छा इस तरह से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने गला को स्क्वीज़ करने के लिए इनको बोला कि साइन किया और मैंने गले को ऐसे इशारे से यूँ किया। उसके बाद मैंने बोला कि नाक से सांस लेने के लिए मैंने दोनों नॉस्ट्रल्स की तरफ इशारा करके इनहेल का साइन बनाया। उसके बाद जब मुझे सांस रोकने रहा तो मैंने बोला कि नाउ होल्ड योर ब्रेथ एंड लॉक योर चिन। और उसके बाद जब रिलीज़ करना था, अब रिलीज़ करने के लिए तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि गर्दन उठानी है, अभी इनको कम्युनिकेट कैसे करूं। तो शुरू में 2 बार नहीं हो पाया, लेकिन जब लॉक रिलीज़ करना था उसके बाद मैंने बोला कि नाउ जब व्हेन यू विल लॉक योर चिन देन इनहेल फ्रॉम योर लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स। तो 2-3 बार रिहर्सल करने के बाद इनको समझ में आ गया कि अच्छा उज्जाई इस तरह से करना है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस कर करके अब इनको काफ़ी 5 से 6 तरह के हमने प्राणायाम सिखाए हैं। और आसंस में तो रिदमिक मूवमेंट इनका जो ब्रेथ का है वो ऑटोमेटिकली गेयर अप हो ही गया है। सर इसके अलावा कोई और चैलेंजेस आते हैं आपको? हाँ, एक चैलेंज और मुझे फेस करना पड़ा जब हम इनको सूर्य नमस्कार सिखा रहे थे। तो सूर्य नमस्कार में क्योंकि 7 आसन्स हैं और 7 आसन्स में आपके 12 स्टेप्स होते हैं, तो उनको कन्वर्ट करके 7 आसन्स को 12 स्टेप्स में कंप्लीट करना होता है। उसमें आप हर आसन में सांस लेते हो, फिर उसके बाद छोड़ते हो, फिर सांस लेते हो, फिर छोड़ते हो, और एक स्टेप ऐसा आता है जिसमें आपको सांस को रोकना पड़ता है। तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि किस तरह से, क्योंकि एक तो 7 आसन्स कॉन्टीन्यूटी में सिखाना जी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो नॉर्मल जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनको ही सीखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो जो दिव्यांग जन हैं उनको सीखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि
थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है कि आप इस तरह से स्टेप, और ख़ास तौर से तब जब आपके पास कोई सपोर्ट ना हो, जब आपके पास अगर कोई साइन लैंग्वेज नहीं है, आपके पास कोई कम्युनिकेटर नहीं है, हम 1-to-1 क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा सा और इशू हो जाता है कि आपको कैसे आसन को करेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक साइन बोर्ड था जिसमें सूर्य नमस्कार के 12 आसन लगे हुए हैं। तो मैंने उनको पहले क्या किया, हर आसन को इंडिविजुअली परफॉर्म करवाया, उनको बजाय सूर्य नमस्कार पे डायरेक्टली डालने के मैंने हर आसन को एक बार मैंने उनको कराया। उसके बाद मैंने अपनी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया कि नाउ परफॉर्म ऑल दीज 7 आसन इन वन गो, और वो चार्ट मैंने इनके सामने रख दिया। वो चार्ट एक पिक्चर फॉर्म में है, उसमें 12 आसन बने हुए हैं। मैंने उनको बताया कि अब आपको ये सारे आसन रिपीटेटिव फॉर्म में परफॉर्म करने हैं। तो इन्होंने किया, और जहाँ पर अटकती थी वहाँ पर ये वो साइन बोर्ड देख लेती थी, और इस तरह से साइन बोर्ड देखते देखते इन्होंने शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किया था, और अब जो है ये 1 गो में 31 सूर्य नमस्कार परफॉर्म कर लेती हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैम ने बहुत जल्दी ग्रो अप किया। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि आपको वज़न कम करना है? हाँ, मुझे बहुत परेशानी होती थी मेरा वज़न बढ़ने से। मुझे बार बार थकान महसूस होती थी, और मुझे लगता था कि क्या मैं कोई दवाई खाऊं पतली होने के लिए। लेकिन फिर मुझे पता चला, मैंने देखा कि मेरे आसपास में जो सुनने बोलने वाले लोग थे वो योगा के लिए जाते थे। तब मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मुझे पता चला कि घर में रहना और इस तरह से घर के कामों से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए करना होगा। मैं मोटी होती चली जा रही थी, मेरा वज़न बढ़ता चला जा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे कैसे करना चाहिए। मैंने फ़ोन पे बात करी अपनी फैमिली से, सब ने बताया कि नहीं तुम डेफ हो, कैसे करो। पर फिर भी मैंने प्रयास किया, और जब मैंने वहाँ पे योगा क्लास के बारे में देखा और वहाँ पे जाके उसमें ज्वाइन किया और प्रैक्टिस करी, तो धीरे धीरे अभ्यास से मुझे भी समझ में आने लगा और बहुत अच्छा लगने लगा, और बहुत जल्दी मैं अपना वज़न कम कर पाई। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे थकान हो रही है, शुरुआत में ऐसा लगा, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है योगा करके, और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, और मेरा वज़न भी कम हो गया है। मई से मैंने ज्वाइन किया था और अब जून हो गया, केवल 2 ही महीने में मैंने अपना वज़न कम कर लिया। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, और अब मैं मेंटली भी काफ़ी काम हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कितना वज़न कम किया है अपना? पहले मेरा वज़न 75 किलो था, और अब मेरा वज़न 72 किलो रह गया, यानी 3 किलो वज़न मैंने अपना कम कर लिया है। मेरे हस्बैंड मुझे देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि पहले तो तुम मोटी थी और अब तुम पतली होती चली जा रही हो। मेरे दोस्त मुझसे वीडियो कॉल में बात करते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे अब तो तुम पतली हो गई हो, अब तो तुम स्मार्ट हो गई हो, ज़रूर तुम कुछ कर रही हो। और मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि भाई, घर में बैठ के केवल खाना ही नहीं है, लेकिन अपने बारे में अपना ध्यान भी रखना है, और अपनी पर्सनल हेल्थ के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। केवल अपने आप को शारीरिक रूप से सुंदर नहीं बनाना है, लेकिन अंदर से भी अपने आप को स्वस्थ बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इनको अभी एक्चुअली इन्होंने 6 तारीख को ज्वाइन किया था, 6 मई को। तो अभी जून अभी आधा ही हुआ है, तो मेरे ख्याल से हाँ 1.5 महीना ही हुआ है, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। और क्योंकि जब हमने इनको परफॉर्मा भरवाया था, तो उस परफॉर्मा में मैंने इनसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर मोटिव बिहाइंड ज्वाइनिंग दी योगा। तो उसमें मेंशन किया हुआ था इन्होंने हेल्थ पर्पस और वेट लॉस। तो मेरा जो टारगेट, मैंने जो सेट ऑफ आसन इनके क्रिएट करे हैं, तो उसमें मैंने यही टारगेट रखा था कि जल्दी से जल्दी और कैसे इनके वज़न को रिड्यूस किया जा सकता है। साथ में थोड़ी सी हल्की सी मैंने डाइट रिस्ट्रिक्शन रखी थी इनको, और ये इनकी अपनी रेशू जी की अपनी मेहनत है कि जितना मैं इनको परफॉर्म करने के लिए बोलता हूँ, 1 घंटे का हमारा सेशन होता है, तो उस 1 घंटे में ये पूरे एफर्ट्स के साथ अपना जो जितनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ ये परफॉर्म करती हैं। और देखिए 1.5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना 3 किलो वज़न कम कर लिया है। बिल्कुल सर, और मैम की मेहनत हमें बताती है कि लाइफ में कुछ भी किया जा सकता है। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जब आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताया कि आप योगा सीखने जाना चाहते हो, तो उनका फर्स्ट जो रिएक्शन था वो क्या था? कैसा था रिएक्शन? वो सब तो बहुत बिजी थे अपने काम में, उनके पास कहाँ टाइम था।
मेरे हस्बैंड भी सुबह ही चले जाते हैं, उनके पास भी समय नहीं था, मैं अकेली घर में रहती थी। तब मुझे लगा मैं क्या करूं, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करूं और किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखूं। तब मैंने योगा ज्वाइन करने की सोची। और फैमिली तो मैं अपने कामों में व्यस्त है, तो मतलब क्या बताऊं मैं कि फैमिली तो बिज़ी है अपने कामों में, क्योंकि उनका अपना रूटीन है। तो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्हीं के साथ में काम कर रही हूँ, उन्हीं की देखभाल कर रही हूँ। तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, जो तुम करना चाहती हो तुम वो करो। हस्बैंड भी बच्चों के साथ जाते हैं, उनको ट्यूशन्स के लिए छोड़ने जाते हैं, लेकिन मैं घर में ही हूँ, मैं अपनी हेल्थ के प्रति कुछ नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैंने योगा ज्वाइन किया। बिल्कुल मैम। और सर मैं आपसे थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र जो है कैसे शुरू हुआ, शॉर्ट में अगर आप मुझे। हाँ, जर्नी तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मेरा योगा में इंटरेस्ट डेवलप हुआ 2015 से। 2015 में मुझे जॉइंटिस हुआ था, और जॉइंटिस के बाद मैं कम से कम 3 हफ्ते के आसपास मैं हॉस्पिटलाइज था। और उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब लाइफ बहुत रुक सी गई है। तो ये मेरी वाइफ ने मुझे गाइड किया कि आप योगा को थोड़ा अपनाएंगे तो शायद इन चीज़ों से हम इजीली पार कर पाएंगे। तब से मैंने योगा अपनाना शुरू किया। और साधन क्या था? साधन था टेलीविज़न। वहाँ पे सुबह बाबा रामदेव का चैनल चला करता था, तो स्टार्टिंग में हम उन्हीं को देख के जो भी हमसे हो पाता था वो करते थे। धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे लगने लगा कि जब से मैं योगा परफॉर्म कर रहा हूँ बॉडी बहुत लाइट हो गई है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इसको कहीं से कोर्स करते हैं, कहीं सीखते हैं, प्रोफेशनली सीखते हैं। तो फिर मैंने कुछ छोटे छोटे कोर्स, 1-1 हफ्ते के, 2-2 हफ्ते के कोर्सेज़ मैंने किए। कभी मैंने ऋषिकेश से किया, कभी मैंने हरिद्वार से, कभी देहरादून से। और उन कोर्सेज़ को करने के बाद पता चला कि ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, जो हम देखते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है। योग बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए बहुत कुछ है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इसमें एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर लेना चाहिए। तब मैंने इसमें मास्टर्स किया, और मास्टर्स मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद, उसके पहले से मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, और उसके बाद से तो मैं खैर सिखा ही रहा हूँ। और अब साथ साथ हमारा अपना स्टूडियो भी चलता है। और आयुष मिनिस्ट्री का जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसको अब बोलते हैं आयुष आरोग्य मंदिर, उसमें मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर अपॉइंटेड हूँ। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी है। मुझे वहाँ पर भी, आरोग्य मंदिर में भी करीब साल भर होने वाला है सिखाते हुए। जी, तो सर आपने इंटरेस्ट बनाए रखा और कंटिन्यू किया आप योगा को। सर मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि आपने जब मैम को योगा सिखाया, उसके बाद आपने क्या चेंजेस पाए अपने अंदर दिव्यांगजन के प्रति? हाँ, ये क्वेश्चंस जो है मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि जब मैं इनको सिखा रहा था तो मैं अपने आप को और ऐसे कितना कैपेबल बनाऊं कि क्योंकि दिव्यांगता भी अलग अलग तरह की है। इससे पहले मेरे पास एक केस आया था, तो मैं घबरा गया था कि मैं इनको कैसे सिखाऊं। मतलब इस तरह का केस नहीं था, वो लेडी थी, उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, और शायद उनका बैक में भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझको बोला कि क्या योगा सीख सकते हैं। मैंने उनको बोला कि मैंने इस तरह का कोई सिखाया तो नहीं है, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन वहाँ पे फिर शायद कुछ डिस्टेंस का इशू था, क्योंकि हमारा सेंटर काफ़ी दूर है और मेरे लिए इतना टाइम था नहीं कि मैं पर्सनली उनके घर पे जाके सिखा पाऊँ। तो वो वहाँ पर हम उनको नहीं सिखा पाए। फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि इस तरह अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है और वो सीखना चाहता है, तो और उसके पास बैरियर है, वो नहीं आ सकते, तो या कुछ ऐसा कोई सेटअप बन पाए कि कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए हमें जहाँ हम सिखा सकें। तो हमने कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करी, वो भी नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने सेंटर पर ही, चाहे भले ही एक बंदा है चाहे 2 बंदा है विजुअली इम्पेयर्ड या कोई और तरह की दिव्यांगता वाले, मैं उनको सिखाऊंगा। मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, मेरे से जिस लेवल तक हो सकता है मैं उस लेवल तक सिखाऊंगा। और अब सिचुएशन ये है कि मुझे खुद इसमें अच्छा लगने लगा है जब से मैं इनको सिखाना शुरू कर रहा हूँ, कि कम से कम मैंने अपने अंदर एक अलग तरह का एक्टिविटी जनरेट कर ली है। और एक तरह से एक नया चैलेंज है मेरे लिए भी योग के क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्मल पर्सन्स को सिखाना तो सब आसान ही है, आप वो लोग तो देख के भी सीख जाते हैं,
लेकिन दिव्यांग लोगों के साथ में अगर आप जुड़ के उनको सिखाते हैं तो अंदर से एक फील गुड फैक्टर आता है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जी सर, तो मतलब आप पॉजिटिव सोचते हैं कि Yes. वो भी सीख सकते हैं। सर अभी आपने विजुअली इम्पेयर्ड की बात की, मैं खुद भी एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या आपने कभी किसी विजुअली इम्पेयर्ड को योगा सिखाया और कैसे सिखाया आपने? हाँ, मैंने अभी तक तो सिखाया नहीं है विजुअली इम्पेयर्ड को, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ सेशन विद विजुअली इम्पेयर्ड एंड ऑल काइंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो आगे फ्यूचर में हमारी जर्नी जो है इसी पॉइंट पर रहेगी कि कैसे दिव्यांगता को योग के साथ इंक्लूसिव किया जा सकता है। बाकी देखिए हमारी जर्नी कहाँ तक जा पाती है आप लोगों के साथ। जी, तो हम मैम की ओर बढ़ते हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप घर में अपना काम भी करती हैं, आपको फैमिली को भी मैनेज करना होता है, तो आप कितने घंटे योगा करती हैं? क्या टाइम शेड्यूल होता है आपका? कैसे मैनेज करती हैं आप? मैं सुबह उठती हूँ, सुबह घर के काम पूरे ख़त्म करती हूँ और जब मैं खाना वाना बना के तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इधर मेरा खाना वाना बन रहा होता है, दूसरी तरफ मैं फिर प्लान करती हूँ कि अब मुझे योगा करना है। पर लेकिन बीच बीच में कई बार डिस्टर्बेंस आता है, बच्चे मुझे अपने कामों के लिए बोलते हैं कि अभी खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जब वो सारी चीज़ें, बहुत सारे घर के काम होते हैं, उन सबको मैनेज करने के बाद मैं प्लान करती हूँ, जो भी मेरे घर के जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं उनको पूरा करने के बाद मैं प्लान करती हूँ और फिर मैं योगा करने आती हूँ। और मैं 30 मिनट्स का छोटे छोटे उसमें लेती हूँ, एक साथ में नहीं कर पाती क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत सारी होती है। शाम को मैं फ्री होती हूँ, शाम को मैं दोबारा से योगा क्लासेस में जाती हूँ और तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम पे मैं शॉर्ट टाइम के लिए करती हूँ 30 मिनट्स के लिए, और शाम को मैं रेगुलर जो मेरी क्लास होती है उसमें योगा करती हूँ। तो आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं और योगा भी करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आपको ऐसा लगा, कभी ऐसा मूड आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए? कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो अपने आप से दुखी होने लगते हैं, तो आपके बीच में ऐसा कोई बैरियर आया तो आप कैसे मूव ऑन करती हैं उस चीज़ को? ओके, हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा ही होता है। घर की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है ना, और कभी बच्चे, हस्बैंड, ये सारी चीज़ें इतनी जिम्मेदारी होती है। कई बार मुझे भी लगता है कि मैं ये सब छोड़ के ना योग की शरण में चली जाऊं और योग करूं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ क्योंकि वो सब भी जिम्मेदारी है हमारी। तो योगा से हमें सच में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, मेंटल कामनेस मिलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, शांति होनी तो ज़रूरी है लाइफ में। मैम ये फ़नी सा सवाल है, जैसे कि अभी आप वेट कम कर रही हैं, तो कभी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो आप सोचती नहीं है कभी कि ऐसा कुछ, यार कुछ चटपटा खा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा? कभी कभी लगता है, मुझे मन करता रहता है बहुत ज़्यादा, पर तब मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी क्वांटिटी में खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने वज़न को कंट्रोल करना है, तो मैं थोड़ा सा खाती हूँ तब। क्या बात है, मैम तो कंट्रोल करती है। चलिए अच्छी बात है, कंट्रोल करना चाहिए, वरना मेरे जैसे लोग तो चुपके चुपके भी खा लेते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जब योगा सीखा पहली बार तो आपको भी कुछ चैलेंजेस आए अपनी लाइफ में? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी एज में काफ़ी बाद में योगा अभ्यास शुरू किया है। जी जी। उसके पहले हमने कभी योगा अभ्यास नहीं किया था, हम हल्की फुल्की वर्कआउट जैसे नॉर्मल होता है फिज़िकल एक्सरसाइज वो किया करते थे। तो अब जब आप 40 प्लस हो जाते हो और उसके बाद योगा सीखते हो तो थोड़ा तो टाइम लगता है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है जितनी नॉर्मल लोगों की होती है। अगर छोटे बचपन में अगर किसी बच्चे को सिखा दिया जाए तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रिजिड होती चली जाती है एज के साथ साथ, अनटिल अनलेस कि अगर आप थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हो पहले से। तो शुरू में दिक्कत हुई कुछ आसन परफॉर्म करने में, और कुछ आसन ऐसे अभी भी हैं जो मैं नहीं लगा पाता हूँ, उतने अच्छे से नहीं लगा पाता हूँ जितने नॉर्मल लोग, जैसे कोई छोटा बच्चा लगा लेगा, तो वो बाउंडेशन रहती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि योगाभ्यास सिर्फ़ और सिर्फ आसन तक लिमिटेड नहीं है। आसन जो है योगाभ्यास का एक 8वां अंग है, 8वां अंग जो कि दूसरे नंबर पर आता है। उसके पहले आपके आसन से पहले आपके यम और नियम आते हैं, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग हैं जो कि अष्टांग योगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इसमें एक अंग आता है वो आसनों का। तो अगर आप ये सोचें कि सिर्फ आसन को परफॉर्म करना ही
योगाभ्यास है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है और लोगों को इस बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आसन को परफॉर्म करना इज़ नॉट योगा। योग के साथ साथ में आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है जो कि यम और नियमों से बनती है। उसके बाद आपके प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने पूछा कि आसन में क्या इशू होता है, तो आसन, अगर आप, आसन का मतलब है किसी एक पोजीशन जो कि आपको स्थिरता दे रही है और उस स्थिरता में आप सुखपूर्वक बैठे हुए हो, वो आसन कहलाती है। तो जिसको पतंजलि जी ने बोला है स्थिर सुखम आसनम। तो स्थिर सुखम आसन मतलब आप वह अवस्था जिसमें आप स्थिरतापूर्वक बैठे हैं और सुखपूर्वक बैठे हैं, वही आसन है। तो ज़रूरी नहीं है अपने शरीर को आड़े तिरछे तरीके से मोड़ लें और किसी भी तरह का एंगल बना लें तो वो आसन कहलाएगा। वो आसन नहीं कहलाता, वो तो एक मुद्रा है। आप एरोबिक्स में या फिर जो दूसरे तरह के योगा, दूसरे तरह की क्रीड़ाएं हैं, आप उसमें भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आसन में और दूसरे तरह की क्रीड़ाओं में सिर्फ यही एक फ़र्क है कि आपको स्थिर रहना है और सुख का अनुभव करना है, वही आसन कहलाएगा। तो हमें लोगों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने बॉडी को उतना परफॉर्मेंस दीजिए अपनी बॉडी से जितना को आप आराम से इजीली मोल्ड कर सकें, आराम से इजीली उस आसन को होल्ड कर सकें। अननेसेसरी शरीर के ऊपर प्रेशर देना, ज़बरदस्ती में किसी आसन को परफॉर्म करने के लिए अपने शरीर को कस देना, ये योगाभ्यास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको योगा के अलावा भी ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप उसको फॉलो करते हो अपनी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो? मेरे को सबसे ज़्यादा योगा ही पसंद है। अगर मुझे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, एंग्जाइटी, टेंशन हो रही होती है, तो मैंने देखा है कि मुझे योगा से ही आराम मिलता है। और योगा करते करते मैंने ये सीखा है कि योगा में ही सब कुछ है, सब मन की शांति है। तो मैं योगा ही करना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहती। तो योगा ही आपके लिए सब कुछ है। ये मैम, दूसरा सवाल मैं आपसे, आप मुझे ये बताएं कि आप जब आपने पहली बार योगा सीखा, जब आपने पहली बार ज्वाइन किया, तो वो फीलिंग कैसी थी? आप उसको हमें अगर बताएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये प्रण लिया है कि मुझे योगा सीखना है। तो मैंने अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखा और मैंने वो करके दिखाया। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा योगा करके। वो फीलिंग मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छा लगा। मेरी फैमिली में सब ने मुझसे पूछा कि क्या तुम वहाँ योगा क्लास में गई थी, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो मैंने उनको यही कहा कि नहीं, बहुत अच्छा लगा और मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मतलब एक सुखद अनुभूति हुई उस योगा को करके। जी दोस्तों, आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है नज़रिया बदलना। ज़िंदगी में सब कुछ किया जा सकता है, जैसा कि हमारी आज की अतिथि रेशु मैम ने किया अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाकर योग के ज़रिए। तो मैं आप दोनों को सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बातचीत की। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा कि आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं बोलना भी चाह रहा था इस विषय पर कि अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि टाइम निकाल कर योगाभ्यास करेंगे, है ना, और ये टाइम निकाल कर योगाभ्यास करेंगे, ये जो हमारी सोच है, मतलब सिर्फ इसको बदलना है। और कई बार हमारे दिमाग में होगा कि 1 घंटा कैसे निकालें, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना तो टाइम हमारे पास है भी नहीं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ 10 मिनट निकालिए, सिर्फ 10 मिनट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 20 मिनट निकालने की, आधा घंटा निकालने की, 1 घंटा निकालने की। आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकालिए। शुरू में आप 10 मिनट निकाल के जो भी आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप आसन परफॉर्म कर सकते हैं तो आप आसन कीजिए, आपको लगता है आपको प्राणायाम करना है, आप प्राणायाम कीजिए। लेकिन वो 10 मिनट
उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ज़रूर करना है। और वो एक टाइम फिक्स होना चाहिए, चाहे वो 6 बजे का टाइम है सुबह का या वो शाम का किसी भी समय का टाइम है। और एक जगह आपको फिक्स करनी है अपनी कि उस पर्टिकुलर जगह पर ही आपने योगाभ्यास करना है। आप यकीन मानिए वो 10 मिनट धीरे धीरे 1 महीने के अंदर कैसे आधा घंटा 1 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको खुद भी ये चीज़ पता नहीं चलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन में किसी भी समय पर, लेकिन वो टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा, वो जगह आपको फिक्स करनी पड़ेगी। तो 10 मिनट से आप शुरू कीजिए और यकीन मानिए 10 मिनट कैसे 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और उसके बाद आपको जो सुख प्राप्त होगा, वो सुख की अनुभूति आप किसी को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया था तो मैंने भी ऐसे 15 मिनट से शुरू किया था। आप यकीन मानिए मैं 2.5 घंटे तक बैठा रहता था योगाभ्यास में, और मुझे लगता था कि मैं अभी और थोड़ा आधा पौना घंटा बैठ सकता हूँ। और ये चीज़ सबके साथ हो सकती है, लेकिन फिर हमें टाइम कंस्ट्रेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर हम 2.5-3 घंटा योगाभ्यास में बैठे रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आप शुरू कीजिए और उसको हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। डरिए मत, योगाभ्यास शुरू कीजिए। शुरू करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, आप शुरू कीजिए। आपको ख़त्म करने का पता भी नहीं चलेगा कि वो कब ख़त्म हो रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जाते जाते मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आई हूँ और आप लोगों ने मुझे बुलाया। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से इतने सारे लोगों से जुड़ पाऊँगी। और यहाँ पर साइन लैंग्वेज दुभाषी के माध्यम से मैं अपनी बातें सब तक पहुँचा पाऊँगी। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं और जितने भी हमारे बधिर हैं या दृष्टि दिव्यांगजन हैं, उन सबको भी मोटिवेट कर पाऊँ, तो उनका भी योगा के माध्यम से विकास हो सके। तो उसके लिए सच में बहुत बहुत थैंक यू। और ये मेरा भी पहला अनुभव है, तो मैं भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर और आपके अनुभव हमने सुने। तो मैं तरु मैम को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि साइन लैंग्वेज के माध्यम से तरु मैम ने हमको इस प्रोग्राम को इंक्लूसिव बनाने में हमारी मदद की। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि साइन लैंग्वेज के थ्रू मैम हमें बता रही थी, जो रेशु मैम ने हमें सवालों के जवाब दिए। तो मैम आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में एक द्विभाषी के तौर पे, और रेशु से बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए हम इस साल वादा करते हैं कि बदलाव लाएंगे अपने जीवन में और सुंदर और सुखी बनाएंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त लक्ष्मी चौहान को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए 91.2 NIVH अलादून। हैप्पी लिसनिंग।